तो शायद अमेरिका को अब इस बात का आभास हुआ है और लोकतंत्र होने के नाते उन्होंने पतली गली से वापस आ गए हैं वो। परंतु भारत ने झुका नहीं है। उसने जैसे और सब देश, पूरे विश्व के देश जो हैं, खाली मैं कहूँ चीन और रूस के अलावा, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, जापान हो, कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, सभी देश अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात भारत और अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार बदलते सुर की। ट्रंप कभी भारत को धमकी देते हैं तो कभी कहते हैं कि हमने चीन के हाथों भारत को खो दिया। अब भारत चीन के बीच बढ़ती दोस्ती को देखकर अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई है। ट्रंप अब कहने लगे हैं, मैं हमेशा मोदी का अच्छा दोस्त रहूंगा। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की दर बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका यह पैंतरा भी अब उसके लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। भारत और चीन में विश्व के सबसे ज्यादा ग्राहक हैं। आज कोई भी देश भारत और चीन की अवहेलना नहीं कर सकता। यहां तक कि अमेरिकी कंपनियां भी अपने माल बेचने के लिए इन्हीं दो देशों पर निर्भर है। ट्रंप इसे बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि अब वो मोदी को अपना दोस्त बनाकर अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। भारत, चीन और रूस के एक साथ आने से अमेरिका की सिरदर्दी और बढ़ गई है। इन सारे जटिल मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ दो खास अनुभवी मेहमान हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और सामरिक मामलों के जानकार मेजर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। सज्जनहार सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कैसे देखते हैं, पहले कहते हैं कि चीन के हाथों भारत को खोने की बात कहते हैं, फिर कहते हैं कि पीएम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं। जी, बहुत धन्यवाद राजीव जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक इसको देखा है। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, हालांकि वो एक बारी पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं 2017 से 2021 तक, परंतु ऐसा लगता है जो उनका विदेश नीति को देखने का जो नजरिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। अब हम जानते हैं जो चाहे विदेश नीति हो या अपने आंतरिक समस्याएं हो, तो उसमें बहुत शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आपने जो बताया, जो कभी वो कहते हैं जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, कभी कहते हैं जो हमने उनको खो दिया है, कभी वो भारत की इकोनॉमी जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसको कहते हैं डेड इकोनॉमी है, और फिर कहते हैं जो रूस और चीन जैसे उनकी अपनी डेड इकोनॉमी है जिससे वो खत्म होते हैं उनको होने दीजिएगा। तो इसीलिए वो जैसे कहा गया है जो उनको लिटरली नहीं लिया जाए राष्ट्रपति ट्रंप को। और जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में बताया, उनका ये था जो दबाव डालेंगे वो भारत के ऊपर, जो और पहले तो 25% उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स जिसे वो कहते हैं, और उसके बाद 25% रूस के से हम तेल ले रहे हैं उसके लिए उन्होंने लगा दिए। अब ऐसा नहीं है जो भारत केवल रूस से तेल ले रहा है, और जो पहले की अमेरिकी सरकार थी उन्होंने तो भारत को कहा था जो आप तेल लीजिएगा जिससे कि पूरे विश्व में जो ग्लोबल मार्केट्स हैं तेल के और एनर्जी के वो स्टेबलाइज हो जाएं। परंतु इसका लगता है जो कारण कुछ और ही है, जो क्योंकि वो चाहते थे, उन्होंने बहुत बार ये कहा जो मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवाया जो 88 घंटे 4 दिन जो चला, परंतु भारत ने तो बहुत पहले ही ये कह दिया जो हम किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन मध्यस्थता नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये है, हमने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो शायद उनको जो अपनी एक ये पर्सनल मुश्किल है, अपनी उनकी ईगो हर्ट हुई है, उससे शायद वो ऑफेंड हुए हैं, आहत हुए हैं, और इसीलिए वो भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि अगर तेल की वजह से दबाव डालना होता राजीव जी, तो बहुत और देश हैं जैसे चीन
भारत से ज्यादा तेल आयात करता है रूस से। यूरोप, टर्की, ये सभी बहुत मात्रा में चाहे गैस हो या तेल हो वहां से निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। तो ये यहाँ पर मुश्किलात है। और मेरे विचार से उन्होंने सोचा, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा, जो हम दबाव बढ़ाएंगे, कोअर्शन बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जिसे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, जो भारत के पास तो कोई पत्ते नहीं है, कोई कार्ड्स नहीं है, तो वो झुक जाएगा। परंतु उनको भारत के इतिहास का नहीं मालूम, भारत के सांस्कृतिक जो हमारे फर्मनेस है उसका नहीं मालूम। और उन्होंने देखा जो अब तियानजिन में जो एससीओ समिट हुआ, उसमें भारत के प्रधानमंत्री गए और कैसी उनकी अच्छी मुलाकात हुई राष्ट्रपति पुतिन से। उनके साथ तो हमारे संबंध अच्छे हैं ही, परंतु राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके साथ हमारे संबंध चीन के साथ पिछले कितने दशकों से उसमें उथल पुथल हो रही है, और गलवान के बाद 2020 में तो संबंध ठीक नहीं रहे हैं, परंतु उनके साथ भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और ये जो एक तस्वीर निकल कर आई, वीडियो क्लिप निकल कर आया, जो तीनों शीर्ष नेता बातचीत कर रहे हैं और हंस रहे हैं और बहुत ही उनमें कंफर्ट लेवल है, तो इससे शायद उनको एक पुश बैक मिला है। और उन्होंने यही कहा, जो नहीं, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है, हमारा स्पेशल रिलेशनशिप है भारत के साथ। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत दूरगामी इसको मुद्दे को देखते हुए उन्होंने भी उसी को ऐसे ही रेसिप्रोकेट किया और कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं जो हमारे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो मैं समझता हूं आगे चलते हुए, आखिरी बात मैं यही कहूंगा, आगे चलते हुए ये जो दोनों देशों के बीच में जो टैरिफ के ऊपर बातचीत रुक गई थी, ये फिर से हाथ में जानी चाहिए, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जिससे कि ये जो टैरिफ्स हैं, जिससे हमको काफी नुकसान इसका पहुंच रहा है, इसको हम अच्छी तरीके से डील कर पाए। और एक जैसे कहा गया था, जब प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में गए थे अमेरिका में, तो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को हम इसमें वो फाइनलाइज कर पाए। तो जनरल कुलकर्णी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सर बता रहे हैं, तो यू टर्न जो हुआ ट्रंप का, या कह सकते हैं कि यू टर्न ही कहेंगे इसको, एकदम पूरा, एकदम पूरी तरह से, तो क्या इसके पीछे सर जैसा बता रहे कि एससीओ समिट की जो ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसमें पीएम मोदी नजर आ रहे हैं, शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं और पुतिन भी नजर आ रहा है, और एक साथ मुस्कुराते हुए। धन्यवाद राजीव जी। और कूटनीति में अम्बेसडर सज्जनार से ज्यादा कौन जानता है, तो बहुत कुछ कहते हैं और कई चीजें नहीं कहते हैं, पर आपको समझना है वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो है वो एक मैं कहूंगा कि अल्फा मेल पर्सोना, कि मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं जानता हूं, मैं ही हूं, और लॉयल्टी है। मतलब पूरे अमेरिका में उन्होंने जो अपनी एक छवि बना रखी है, और असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद जिस प्रकार से फिस्ट दिखाना, फाइट, और एक तरीके से अलग से जो पर्सनैलिटी है, और शुरुआत में भी वॉशिंगटन में जो है उनके बरखिलाफ चलना, मतलब उनका मकसद एक ही रहा है कि मैं और मैं ज्यादा जानता हूं बनिस्पत आप कुछ नहीं जानते हैं। आप सिर्फ, अगर आप चाहते हैं मेरी या तो मेरी तारीफ करो या फिर मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। मतलब ये जो उनकी जो रवैया रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कईयों ने उनका फायदा भी उठाया है। पाकिस्तान ने तो एकदम तुरंत फायदा उठा लिया। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान मतलब कल तक एक ऐसा मुल्क माना जाता था जिससे ट्रंप ने खुद कहा कि इन्होंने मुझे बुद्धू बनाया, इन्होंने मेरे पैसे खाए, और मुझको क्या दिया इन्होंने सिवाय आतंकवाद, और मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा। पाकिस्तान आज वो उनके गले पर जप्पी पाली, जो कि उन्होंने कहा कि नोबेल पीस प्राइज तो ये बिल्कुल लायक है, इनके कारण ही जो कुछ। तो ये जो एक मैं कहूंगा जो एक पर्सोना है ट्रंप का, वो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ते थे जब हम छोटे होते थे, और अमेरिका में भी ये किताब बहुत पॉपुलर है, आयन रैंड का फाउंटेन हेड। आप क्या बनना चाहते हैं?
आप हार्वर्ड रोज बनना चाहते हैं या पीटर कीटिंग बनना चाहते हैं, तो वो किताब में बहुत अच्छी दो पर्सनालिटी दिखाई है, एक पैसे वाला और पैसा किसी प्रकार से हुक और क्रुक मनी, और दूसरा मोरालिटी। तो ये जो ट्रम्प के एक तरीके से रहा है, क्योंकि कई बार उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उनके जो सलाहकार है उन्होंने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या क्या नहीं कहा। तो उससे मुझे लगता है हम कह सकते हैं कि कम से कम भारत में अपने जो प्रधानमंत्री हैं, बाकी मंत्रियों ने सौम्यता दिखाई और इस तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत शांत, मतलब सुनते रहे और अपने तरीके से करते रहे। उनका वो जो झटका लगा ट्रम्प को कि उन्होंने सोचा होगा कि भारत शायद इस वक्त आर्थिक अपनी गति को बढ़ाना चाहता है, तो वो अमेरिका के बिना तो बढ़ा नहीं सकेगा। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे गलत फहमी और गलत गलत सलाहकार मिले, और ये गलत जो सलाहकार उन्हें मिले हैं, जिनका उनको उनकी छवि पर जबरदस्त एक, मैं कहूँगा पूरे विश्व भर में, चाहे वो यूक्रेन को लेकर के हो, पुतिन के साथ लेकर के हो, शी जिनपिंग के साथ लेकर के हो, भारत के साथ लेकर के हो, तो पूरे विश्व में तो अमेरिका का जो इमेज बना बुली, जिसे बोलते हैं बुली, मतलब जो शब्द क्या कहेंगे, मैं गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जो होते हैं ना क्लास में दादागिरी, हम मतलब मैं जो कहूंगा वो होगा, नहीं करोगे तो मैं दिखाता हूँ, तो मालूम है ना मैं कौन हूँ। तो ये जो दादागिरी वाला हिसाब किताब है अमेरिका का, एक पुरानी सभ्यता जो हिंदुस्तान है उसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। और हमने पहले भी देखा 98 में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, कि उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे कि अपने जीडीपी पे 1% का ही फर्क पड़ेगा, और अब तो 0.5% है। उस वक्त 1% था, आज तो 0.5% है। तो ये कहना, ये अमेरिका का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दादागिरी का हिसाब किताब था उसका उसको एहसास हुआ कि दो बड़े लोकतंत्र, इतने बड़े लोकतंत्र, एक सबसे पुराना और एक सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड लोकतंत्र, अगर एक साथ नहीं होगा, और अमेरिका के अंदर भी उनके बरखिलाफ आवाज उठ रही थी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के अंदर उनके बरखिलाफ आवाज टैरिफ को लेकर के कोर्ट में जिस तरीके से डिसीजन दिए, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अमेरिका में खराब हो रहा था, नेशनल गार्ड का लगाना, फौज का अमेरिका के अंदर लगाना, वॉशिंगटन में बाकी जगह पे, तो ये भी एक अमेरिका में एक लोकतंत्र होने के नाते परेशान थे। क्या लेकिन यूटर्न अमेरिका क्यों हुआ सर? ट्रंप के स्वर पे इतने नरम क्यों पड़े, बैकफुट पर क्यों आए? लगातार धमकी दे रहे थे एक एक करके। ये यूटर्न उनको इसलिए लेना पड़ा कि वो अकेले पड़ गए पूरे विश्व भर में, एक अपने आप को यूनिलेटरल, हम तो दुनिया में मल्टीलैटरल कोल्ड वॉर के बाद जिस प्रकार से आप मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया क्रॉस रोड पर है, मल्टीलेटरलिज्म या यूनिलेटरलिज्म, और मल्टीलेटरलिज्म और यूनिलेटरलिज्म में जब उनको लगा कि अमेरिका, जिसके लिए वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे हैं, अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं है, अब अमेरिका आइसोलेट होने लगा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन आ रहा है टैरिफ के कारण, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका में जो नौकरियां आनी थी वो नौकरियां जा रही हैं। जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि भारतीय साइंटिस्ट को आप मत लीजिएगा, भारतीयों को आप न लगाएगा, तो अमेरिका में तो उल्टा असर होने लग गया, उन्होंने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू किया, क्योंकि वो जानते हैं कि दिमाग जो है वो भारतीयों का है। बहुत बड़ी बात है कि दोनों देश एक भाषा समझते हैं एक दूसरे की, दोनों इंग्लिश बोलते हैं और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, तो उसका फायदा अमेरिका को होना है और अमेरिका ही उसका फायदा उठा रहा है। आप डेट देखिए अमेरिका का $39 ट्रिलियन तो उनका खुद डेट में है अमेरिका आज की तारीख में, प्लस रिसेशन उनको खाने के करार पे खड़ा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो अमेरिका बैकफुट पे हुआ। अमेरिका ने सोचा कि अगर रूस, चीन और भारत अगर ये मिल जाते हैं, और अगर ईरान भी अगर इनके साथ मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व भर में ऑलमोस्ट यू कैन से 40% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक तरफ हो जाएगा, और अमेरिका भी वेस्टर्न वर्ल्ड में अलग थलग पड़ा हुआ है, अमेरिका अमेरिकन के बीच में अलग थलग पड़ा है। तो ट्रंप को कहीं ना कहीं शायद अब याद आने लगी कि मेरी पुरानी दोस्ती मोदी जी के साथ थी, उस दोस्ती को मैं दोबारा शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, तो शायद मान जाओ अच्छी बात है कि मोदी जी ने भी अपने तरीके से बहुत प्यार से सौम्य शब्दों में माना कि हम आपके दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं, और तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस बात को समझता है कि दादागिरी नहीं चलेगी, पुरानी सभ्यता है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
आप चाहे दोस्ती रखना चाहे ना रखे, बात अलग है। हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, दोनों लोकतंत्र जो है नजदीक है, नजदीक रहेंगे। अभी भी आर्मी की एक्सरसाइज चल रही है हमारी अलास्का में, आज की तारीख में हम लोग वहीं पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते खत्म हो गए, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन वक्त लगता है, और चीन के साथ हमें हमेशा अच्छे पड़ोसी है, संबंध अच्छा रखते हैं। पर क्योंकि हमारे पिछले जो मैं कहूंगा जो हम लोगों ने चीन के साथ जिस प्रकार से व्यवहार चीन ने किया, स्पेशली शी जिनपिंग ने 2013 के आने के बाद जिस प्रकार से गलवान हुआ, जिस प्रकार से लगातार टेंशन है, उसको भी हमने ध्यान देना है। तो आई थिंक वी आर बैलेंसिंग। तो मैं कहूंगा वी आर मोर ऑफ अ बैलेंसिंग। ये नहीं कि हम चीन के बरखिलाफ है या अमेरिका के साथ है, या अमेरिका के बरखिलाफ है चीन के साथ है, ऐसे नहीं है। हम सबके साथ है। जो there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are permanent national interests. Yeah, right. सर, अशोक सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह बिना किसी ठोस वजह के अमेरिका या अमेरिका की सरकार कहें या ट्रंप के सलाहकार कहें, सरकार कहें, वो लगातार 4-5 महीने से भारत पर हमला कर रहे थे, लेकिन भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो वो बहुत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। तो क्या इसको डिप्लोमेसी में इसको क्या कहेंगे सर? ट्रंप इसी का नतीजा रहा कि अब ट्रंप जो है सॉफ्ट स्वर सुनाई दे रहा है, और ये हमारा जो विदेश नीति है उसका कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट है सर, हमने स्कोर किया सर। जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, और मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा थोड़ा कनेक्टिविटी जी इतना अच्छा नहीं था यहाँ पर मेरे विचार से अब रिस्टोर हो गया है। जी तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें जो मैंने पहले बोला और जो जनरल साहब ने कहा, जो बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने सब जो हालात यहाँ पर हुए हैं, जो कुछ भी चीजें हुई हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, वैसे वो चाहते थे जो भारत ये माने, जैसा पाकिस्तान ने माना है, जो ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका का और राष्ट्रपति ट्रंप का निजी तौर पर बड़ा हाथ था उस युद्ध, उस कॉन्फ्रंटेशन को रुकवाने में। हमको मालूम है जो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है, और हमारे लिए डोमेस्टिकली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था जो हम किसी भी थर्ड पार्टी का रोल इसमें एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए जब जून 17 को बातचीत हुई प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति ट्रंप की, आपको याद होगा जो 17 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर होना था, कनाडा में होना था G7 के लिए, परंतु इजराइल गाजा की लड़ाई के लिए उनको वापस जल्दी जाना पड़ा और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से नहीं हो पाई। परंतु उन्होंने फिर टेलीफोन किया वहां पर वॉशिंगटन डीसी से कनाडा में, उनसे बातचीत हुई करीब 35 मिनट, और प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ शब्दों में उन्हें कह दिया, जो ये युद्ध विराम जो हुआ है, जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हुआ है, ये दोनों देशों के, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत के बाद हुआ है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है जो राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत इससे उनकी अपने सेल्फ एस्टीम या ईगो को बहुत आहत हुई, और उसके बाद ही उन्होंने ये सभी शुरू कर दिया जो टैरिफ हम लगाएंगे, और सबसे ज्यादा टैरिफ पहले तो 25% भारत के ऊपर लगाया, और बड़े देश हैं जिनके ऊपर 15 और 19 और 20% लगाया है, और फिर केवल भारत ऐसा देश है जिसके ऊपर रूस से तेल लेने के लिए 25% और टैरिफ लगा दिया। जैसे मैंने पहले कहा, और किसी देश पर ये नहीं लगाया उन्होंने। और उनका यही विचार था, जो भारत के ऊपर दबाव डालेंगे, भारत तो बहुत ही डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, हमारे करीब 80-85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जाता है, तो हम बिल्कुल झुक जाएंगे, हम मान जाएंगे, जो आप कह रहे हैं, तो उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। हम टैरिफ्स के ऊपर हम ये जो टैरिफ्स हैं वो कम कर देंगे, और रूस से हम तेल लेना बंद कर देंगे। तो इसीलिए ये सब जो बातें हुई, तो उसमें उसी की वजह से वहां पर उन्होंने ये दोनों टैरिफ्स लगाए 25%, और दुनिया में सबसे ज्यादा
भारत के ऊपर ही है, 50% ये टैरिफ लगा हुआ है। परंतु भारत ने झुका नहीं है। उसने जैसे और सब देश, पूरे विश्व के देश जो हैं, खाली मैं कहूँ चीन और रूस के अलावा, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूके हो, जापान हो, कोरिया हो, इंडोनेशिया हो, सभी देश अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, परंतु भारत नहीं हुआ। और इसीलिए उन्होंने कहा जो हम दबाव डालेंगे, पर इस दबाव का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि भारत ने ये बता दिया जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो अगर आप नहीं हमसे हम आपसे बातचीत तो करते रहेंगे, हमारे संबंध आपके साथ, अमेरिका के साथ बहुव्यापी हैं, बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही परिपक्व हैं और हर क्षेत्र में हैं, केवल टैरिफ और ट्रेड के क्षेत्र में नहीं है, और बहुत से क्षेत्रों में है। तो उनमें तो बातचीत चलती रहेगी। जैसे अभी जनरल कुलकर्णी ने बताया जो वहां पर अलास्का में युद्धाभ्यास हो रहा है दोनों सेनाओं के बीच में, और हम ये भी जानते हैं जो अभी हाल ही में ये जिसे कहते हैं 2+2 मीटिंग की इंटरसेशनल डायलॉग भी हुए हैं। एक बहुत सीनियर डेलीगेशन डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की अमेरिका से भारत आई है। तो मतलब जो और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो चाहे वो डिफेंस के ऊपर हो, चाहे एक्सरसाइज के ऊपर हो, और हमारे संबंध हो, उनके ऊपर बातचीत चल रही है, उनके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा जो टैरिफ के ऊपर भी अब उम्मीद करते हैं, हालांकि उनकी तरफ से चाहे उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक हो, या उनके जो ट्रेड एडवाइजर हैं नवारो हो, पीटर नवारो हो, या स्कॉट बेसेंट हो, ट्रेजरी सेक्रेटरी, तो वो ऐसी बातें कहते रहे हैं, परंतु भारत ने बिल्कुल बहुत ही संयम से, बहुत बैलेंस और मैच्योर तरीके से इसका जवाब दिया है। और मैं समझता हूं जो हमारे अमेरिका के साथ बहुत जिसे कहा जाए एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए, न केवल अमेरिका के लिए परंतु भारत के लिए। तो इसीलिए दोनों देशों को काम करना चाहिए। और जहां तक चीन का सवाल है राजीव जी, हमारा देखिए 3,500 किलोमीटर की बाउंड्री है। अशोक सर, आपने जी चीन की बात की, एक और सवाल चीन से अगर जुड़ा हुआ आता है तो, लेकिन चीन पर वो दबाव नहीं डाल रहा है अमेरिका, न इस तरह से टैरिफ लगा रहा है, बल्कि उसके जो लड़के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अमेरिका में उसको और प्रोत्साहित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन के बहाने जो है भारत के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रहा है। अब चीन को दबाव नहीं डाल रहे, रूस से तेल खरीद रहा है, नहीं दबाव डाल रहे, केवल भारत पर दबाव डाल रहे, बलि का बकरा जिसको कह सकते हैं, या भारत के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से। देखिए, कोशिश कर रहा है परंतु सफल नहीं हो रहा है। चीन के ऊपर वो दबाव उसने शुरुआत में डाली, परंतु फिर अमेरिका ने ये देख लिया, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये देख लिया जो चीन के पास भी ऐसे कार्ड्स हैं जिससे कि वो अमेरिका के विरुद्ध पुशबैक कर सकता है। अमेरिका के विरुद्ध वो भी, उसके पास भी कुछ ट्रम्प कार्ड्स हैं, जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं। अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, वो और देशों को चाहिए, परंतु उन सब की अमेरिका को चाहिए बहुत मात्रा में, चाहे वो डिफेंस हो या वो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्षेत्र हो, तो उसमें सभी देशों को उसकी जरूरत है, परंतु अमेरिका के पास वो नहीं है, चीन के पास है। और चीन के पास ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं। तो जब उन्होंने अपने टैरिफ्स चीन के ऊपर बढ़ाए तो उन्होंने कहा हम भी आपको इसकी सप्लाई नहीं करेंगे। तो उन्होंने पहले वो अपने एडवांस चिप्स भी सप्लाई करने में मना कर दिया था राजीव जी, परंतु इसमें भी उन्होंने कहा जो हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे, जिसका कि उनके पास भंडार है, करीब 80-90% पूरे विश्व का जो भंडार है वो चीन के पास है। तो इसीलिए चीन के ऊपर वो नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जो अगर वो लगाएंगे तो उनको नुकसान अपना ही होने वाला है। अब भारत को भी ऐसे ही किसी क्षेत्रों में अपना वो बनाना पड़ेगा, जिससे एसेट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि कोई ऐसा देश भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल पाए।
परंतु अब तो हम बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, सबसे तेजी से आगे चलते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए भारत का जो महत्व है वो अमेरिका को अब और समझ आएगा। पिछले 25 साल से इसी वजह से दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो न केवल स्टेबल रहे हैं परंतु और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनरल साहब, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अगर रूस, चीन और भारत की तिकड़ी बन गई, जमीन पर उसका असर आने लगा, तो उसी की वजह से अमेरिका कुछ बौखला सा गया हुआ है, अमेरिका कुछ डर लगने लगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर एशिया में उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। देखिए ना, ट्रम्प जो है तो अगर ये सोचते हैं कि व्यापार को हथियार बना करके पूरे विश्व भर में हम दादागिरी कर सकते हैं तो वो नामुमकिन है, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखिएगा, चीन के ऊपर उन्होंने कितना बोला, मैं 300% टैरिफ लगाऊंगा, क्या हुआ? एक पैसा भी नहीं लगा पाए अभी तक। तो उन्होंने देखा, जैसे अम्बासडर साहब ने कहा कि रेयर अर्थ उनके पास है, उनका ईवी का पूरे सब कुछ उन्हीं के पास है, तो वो निर्भर उनके ऊपर रहना है। जब तक वो अपना देश अमेरिका वेट अगेन में अपने इंडस्ट्रीज नहीं खोलते, अपनी इंडस्ट्रीज लगाने में उनको कम से कम और 5 साल लग जाएंगे। तब तक तो 3 साल में तो उनका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा, तो उनका क्या रहा? तो इस दौरान पूरे अमेरिका में उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को अगर नंबर 1 रहना है, और जिस प्रकार से चीन एक अथॉरिटेरियन स्टेट है, चीन देखिएगा धीरे धीरे करके किस प्रकार से बढ़ रहा है। अमेरिका को उस मकाम पर आने के लिए कितने सालों साल लगे, 200 साल से डेमोक्रेसी है, और तब आकर के आज $39 ट्रिलियन में पहुंची है। अब चीन देखिएगा कहां से कहां पहुंच गया। सर, अगर तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं पूरी तरह से जमीन पर, रूस, चीन और भारत, तो अमेरिका की तो नींद उड़ जाएगी ना सर? देखिएगा, अमेरिका जानता है कि चीन और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं 1950 से ही खराब है, तो वो तो जानता है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है। और चीन का भी विस्तारवाद को लेकर के खतरा तो भारत को बना ही हुआ है। अभी भी आज अक्साई चीन में तकरीबन 35,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का एरिया लेकर के चीन हड़प करके बैठा ही है। तो ये तो हमारे चीन के साथ हम कितना भी कुछ कर ले, हम लोगों को हर हमेशा अपने आप को सतर्क रहना पड़ेगा। ये कहना कि चीन के साथ हमने हाथ मिला लिया, भारत के अंदर भी लोग नहीं इसको देख पाएंगे। भारत भी चीन के साथ इस तरह के रिश्ते नहीं बना पाएगा। दोस्त हो सकता है तो जिगरी दोस्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चीन ने आज तक, या 1950 हो, 1962 हो, या फिर कितने एग्रीमेंट को उन्होंने बिल्कुल फटकार करके अपना सलामी स्ट्राइकिंग कहे, जिस प्रकार से मतलब विस्तारवाद कहे, वो चीन भारत के ऊपर लगा रहेगा। और क्योंकि दोनों सभ्यताएं पुरानी है, एक दूसरे को जानते हैं, एशियन है, तो चीन हर हमेशा अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझ करके कहेगा कि मैं तो सेंटर टेबल पर बैठा हूँ, आप जमीन पर बैठो, आप सैटेलाइट है, आप नहीं। तो चीन और भारत के रिश्ते अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो वो रिश्ते अलग है, जबकि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, और ये अमेरिकन है। तो ये जो थोड़ा सा वक्त आया है, चीन ने, अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया है कि 50 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी अमेरिका के अंदर है। चाहे वो हिंदुस्तानी है या 50 लाख अमेरिकन है, लेकिन उनका खून तो हिंदुस्तानी है, और उनके ही बलबूते पे वो चल रहे हैं। आप उनके साइंटिफिक नॉलेज देखो, उनका सेविंग देखो, उनका रहने का स्तर देखो, उनका वहां पे, तो मतलब वो बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करते हैं। अगर अमेरिका में ऐसा कोई एक वर्ग है जिससे अमेरिका खुश है, वो तो हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानी अगर इस तरह का एक वर्ग जो जिसका फायदा अमेरिका को हो रहा है, उनके जीडीपी में हो रहा है, वो क्यों चाहेंगे कि इस तरीके से हो जाए? अब आप देखेंगे तो, लेकिन ट्रम्प को लगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रम्प को, जो मैं बार बार कहता हूँ अल्फा मेल पर्सोना, कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो इतना रईस हूँ, और तोहफे भी जेट एयरक्राफ्ट तोहफे में लेना, नोबेल पीस प्राइज तोहफे में पाने की उम्मीद रखना, हर कोई जेट देना, और क्रिप्टो करेंसी अपने बच्चों के लिए पाकिस्तान में जाना। आपने देखा कि किस तरह से बाइडेन के लड़के ने, हंटर बाइडेन यूक्रेन में रेयर अर्थ के लिए उधर, तो ये अपने अपने जो परिवार के लिए कर रहे हैं, देश को छोड़ करके। और हमारे यहाँ पे एक अलग सोच है, हमारे यहाँ कंट्री फर्स्ट,
हमारे की सोच ही आजकल का जो नेतृत्व है वो देश के बारे में सोचता है। तो हम पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, किसी का अपना परिवार भी नहीं, अब देश है ही उनका परिवार है। तो ये दोनों जो सोच विचार है इनमें भी थोड़ी सी भिन्नता है। तो मुझे लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस बात को समझेगा कि भारत एक पुरानी सभ्यता है, भारत के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और एक तरीके से अच्छे रहने में दोनों देशों का फायदा। अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका की जरूरत है। चीन के बरखिलाफ थे, लेकिन विश्व में शांति बहाल करने के लिए रूस और भारत जो है, एक तो पुराने बहुत पारंपरिक संबंध है और तो ये वो तो रहेंगे, उसमें तो कोई नहीं। और अमेरिका जानता है, मुझे लगता है कुछ भी कह ले आप, अमेरिका जानता है कि रूस के ऊपर दबाव डाल नहीं पाए। पुतिन तो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, क्या हो गया यहाँ पे मिले अलास्का में जप्पी पाई, क्या हुआ? तो उनको तो मालूम है कि हर कोई देश अपना हित पहले देखता है और एवरीबडी वांट्स टू बी इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और भारत धीरे धीरे करके, जैसे अम्बासडर साहब ने कहा, तीसरी आर्थिक मतलब अगर आप एक जो अपना पूरे विश्व में थर्ड इकोनॉमिक पावर बनेंगे, बहुत मायने रखता है। चाहे हम $10 ट्रिलियन हो, उस वक्त चाहे चीन $40 ट्रिलियन हो जाए, चाहे अमेरिका $45 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन $10 ट्रिलियन भी बहुत मायने रखता है। और पॉपुलेशन देखिएगा आप, टेक्नोलॉजी देखिएगा, दिमाग देखिएगा, एब्जॉर्प्शन देखिएगा, मतलब भारत के कंपैरिजन में कोई देश नहीं है। आज भी विश्व में उथल पुथल हो रहा है, कहाँ हिंदुस्तान में उथल पुथल है? कहीं पर भी उथल पुथल नहीं है। हमारे अंदरूनी जो हम कहेंगे या अपनी नहीं बनती है, वो हो जाएगा ठीक, वो अंदरूनी बात है। तो पूरे विश्व में उथल पुथल भारत में नहीं दिख रहेगा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अब अपना नेतृत्व है, अपने खुद जो भारतीय हैं उनमें बहुत जोश है, बहुत दम है। ये भारत वो भारत नहीं है, या वो भारतीय, ये अलग ही एक कौम है भारत, जिसको समझना बहुत वक्त लगेगा मुझे लगता है। तो ये शायद अमेरिका को अब इस बात का आभास हुआ है और लोकतंत्र होने के नाते उन्होंने पतली गली से वापस आ गए हैं वो, और अब समझते हैं कि भारत के साथ रहने में ही उनको फायदा होएगा। जी सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए और इतने भारत और अमेरिका के बीच जो जटिल मुद्दे हैं उनको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों मेहमानों का। सर बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।